सभी बैठो। यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्रबंध साथी और इसलिए छात्रियों छात्र, पहली बात तो ये है कि रिटायरमेंट का अगर मैं चाहता तो मुझे 5 साल अभी और आयु में जा सकता, लेकिन घर की मतलब एक जिम्मेदारी होती, क्योंकि मैंने जब से सेवा प्रारंभ की और सेवा के प्रारंभ से भी पहले से मैं कभी अपने गृह जनपद में नहीं रहता है। मैं आता था तो मतलब एक गेस्ट की तरह से आता था, 2-4 दिन रुका, उसके बाद फिर चला गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लगभग 38 साल 11 महीने और 26 दिन की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर हो गया। बात आती है कि एग्जैक्ट डेट बता दी सर कि मैं अभी भी फिट हूँ। उसके पीछे कुछ कारण है, दिखावे में विश्वास नहीं करता, बाल काले नहीं करता। और दिखावे में विश्वास न रखने के कारण एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे अंदर कोई एंजाइटी रहती है, परेशानी रहती है, या हमारे अंदर कोई चिंता रहती है, तो हमारे पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करती है। मैं चाहे कहीं भी रहा, लेकिन पब्लिक कन्वेंस से ही चला। अभी भी आपको ध्यान होगा कि मैं जाता हूँ तो बस से ही ज्यादातर जाता हूँ। हालांकि मैं शुरू से ही अपॉइंटमेंट ही मेरा एज क्लास 2 अफसर हुआ, चाहे मैं डिग्री कॉलेज में था तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में था, वहाँ भी क्लास हुई। उसके बाद में बहुत दिनों से क्लास 1 भी रहा, सुपर क्लास 1 भी रहा। और जितना भी हो सकता है, पहली बात तो ये है कि अनुशासन के बिना तो कोई काम नहीं चल सकता। और आपको मैं एक चीज बहुत अपनी लाइफ की बताना चाहूंगा कि मैंने जब सबसे पहले जब नौकरी शुरू की तब उस समय में मात्र 18 साल का, और पहली जो मेरी नियुक्ति हुई थी वो LIC में हुई थी। और LIC में मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पर नियुक्ति हुई। जब असिस्टेंट अकाउंटेंट वहां पर हुआ तो BSc बस जस्ट करके चुका था, शुरू किया। घर पर मैंने नहीं बताया कि मेरी कहीं सर्विस लगी हुई है। जब 1 महीना कट गया, गर्मी की छुट्टियां जब खत्म हो गई तो फादर बोले कि आजकल तो बड़े नियमित जाते हो, सुबह मतलब सही टाइम पर जाते हो, 10 बजे यहाँ से 9:30 बजे वैसे निकलते हो, फिर शाम को भी लेट आते हो, कहाँ रहते हो? तब मैंने बताया कि मैं बड़ी मुश्किल से, मैं जानता था कि अगर मैं बताऊंगा तो शुरुआत में नौकरी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने बताया कि ऐसे में LIC में असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो बोले कि किसने कहा था मैं करने के लिए? और उसके बाद चलो MSc करूं, फिर MSc भी मैंने की। MSc करने के बाद में फिर मैं सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर था और उसके बाद में फिर लेक्चरर भी रहा, क्योंकि उस समय लेक्चरर ही कहते थे, व्याख्यान कहते थे उस समय, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम जब सेवा निवृत्त हुए और सेवा निवृत्ति के समय अगर मैं अपने को, जब मैं आकलन करता हूँ तो आकलन के हिसाब से अगर मैं कहता हूँ कि मैं जो मैंने चाहा था, मैंने जो मुझसे एक्सपेक्टेशन था, मैंने वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया, और जो भी कुछ मुझे पाना था मैंने पा लिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संतुष्टि ही सबसे बड़ा होता है। मैंने कभी अपने अंदर इस बात की भावना नहीं आने दी कि मेरे पास ये भी होता तो मैं और अच्छा करता, मेरे पास ये भी होता तो मैं और अच्छा करता। और मैं हमेशा कहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ मैं, कि शायद वो उस लायक नहीं था जितना मुझे ईश्वर ने दिया। मेरी एबिलिटी से ज्यादा मुझे ईश्वर ने, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कुछ इस तरह का मतलब कर पाऊंगा, लेकिन ईश्वर ने मुझे मेरी एबिलिटी से ज्यादा दिया। उस ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जहां कुछ मिला वहां कुछ मैंने सीखा। अगर मैं अपनी लाइफ में, अगर मैं अपने गुरुओं की बात करता हूँ तो मैं
अपनी लाइफ में मेरे साथ जो 3 प्रिंसिपल रहे मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। और सबसे बड़ा गुरु मैं अपने फादर को मानता हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर कोई काम तुम्हारे सामने आए तो तुरंत करके उसको खत्म कर दो। और 3 मेरे जो प्रिंसिपल थे, हालांकि तीनों अलग अलग किस्म के थे। अभी एक कुछ एक प्रिंसिपल का फोटो उन्होंने शेयर किया था अपना, और जब फोटो उन्होंने शेयर किया अपना, काफी बुजुर्ग हो गए थे वो। मेरे जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो उस समय प्रिंसिपल 87 में। और ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया कि मुझे आज कभी मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। मैंने किया, जैसे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री थे श्यामा चरण माथुर जी, और उनके बड़े भाई थे दया चरण माथुर। जब मैंने मध्य प्रदेश में शुरू किया तो दया चरण माथुर हमारे प्रिंसिपल थे। जब मैं ज्वाइन करने गया तो उन्होंने पूछा कि कैसे आए, क्योंकि एज बहुत ज्यादा नहीं थी, 21 साल 1 महीने की एज थी। तो बोले कि मैंने कहा कि मैं आयोग से आया हूँ। तो मैंने कहा कि पहले पढ़वा के देखूंगा, अगर पढ़ाना नहीं आता है तो मैं इसमें ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि आयोग से मेरा सीधा पढ़। और जब मैंने वहाँ पहुँचा तो उन्होंने देखा भी, और देखने के बाद में मुझे आज भी उनकी मुझे बड़ा अच्छा मुझे लगता है जब उनके बारे में सोचता हूँ कि एक हिंदी कॉलेज का प्रिंसिपल, पुरानी साइकिल, ढीला वाला पजामा, एक कुर्ता, एक सदरी और एक लंबा वाला झोला और एक सिर पर टोपी, और उसी से वो आते थे, उसी से जाते थे। और जब कभी बात चलती थी कि यही यहाँ के प्रिंसिपल है तो लोग बड़े अचंभे से उनको देखते थे। मैंने उनकी सादगी जितनी थी उनमें, मैंने वैसी सादगी कभी किसी अपने समकक्ष में या अपने बड़े में या अपने से छोटे में नहीं देखी। और दूसरी बात कि अनुशासन और समय की पाबंदी। जब समय की पाबंदी थी तो मतलब बीच शुरू में तो ये सबको बड़ा कष्ट भी हुआ, और कष्ट इसलिए भी बहुत ज्यादा हुआ कि पहले अपने आप हिसाब से आते थे, अपने हिसाब से जाते थे, फिर बाद में समय के साथ में हुआ। लेकिन एक बात जरूर है कि प्रशासन करने का भी एक नियम होता है, और वो नियम ये होता है कि आप सभी चीजों को एक साथ में चेंज नहीं कर सकते, धीरे धीरे करके ही चेंज कर सकते। और उस हिसाब से आज सभी लोग 10 बजे आ जाते हैं। और रही बात, आपको दंड नहीं देना था मुझे, दंड देना तो होता है कान पकड़ के आपको उठक बैठक करवाता है। उससे 2 काम होते थे। एक तो इनको ये भी एहसास हो जाता था कि आज हम लेट आए हैं, और दूसरा पौधों में पानी भी लग जाता था। अब वो एक अलग बात है कि ये मतलब ये स्कूटी बाहर खड़ी करते थे, स्कूटी बाहर इसलिए खड़ी करते थे कि जब समय मिले तब निकल जाए। और वो धीरे धीरे करके आदत छूटी, शुरू में भागते थे, ऐसे करके भागते थे, शुरू भागते थे। कहीं ना कहीं कुछ भी लेता था, सतेंद्र मैं फोन भी कर देता था। अभी ये सतेंद्र है, मैं रास्ते में हूँ। अभी आपको इसी पर एक बात बताता हूँ कि मैं बलरामपुर में जब बिहार था, एक वहाँ पर एक मुक्ता बाजार में एक विद्यालय है, और वो विद्यालय हुआ जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब वहाँ पर रहे तो उन्होंने उस विद्यालय की स्थापना की थी, और वो उसके आजीवन संरक्षक थे। एडेड स्कूल था, इंटर कॉलेज था, और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर मनीराम तिवारी। एक रूप में विद्यालय मैं पूछ कोई प्रिंसिपल मेरे पास आता था, पूछ लेता था कि क्यों नहीं विद्यालय सही चल रहा है? हाँ सब सही चल रहा है। सही समय पर जाते हो? हाँ सब समय पर आते हो। अब एक रूप में विद्यालय का समय 9 बजे से था,
मैं 9 बजे ही पहुंचा वहां पर। अब 9 बजे पहुंचा तो विद्यालय में पूरे में ताले लगे हुए थे। तो मैंने प्रिंसिपल को फोन लगाया, मैंने कहा प्रिंसिपल साहब आज कहाँ पर हो? वो बोले कि साहब मैं विद्यालय में। तो मैं कोई काम बस अगर आप कहें तो मैं ऑफिस आ जाऊँ। मैं कहा नहीं, मतलब मैं पूछ रहा था, वैसे ही पूछ रहा था। अब विद्यालय में हो तो मतलब आप अपना कम से कम लंच तक तो रहना, उसके बाद में फिर मैं बताऊँगा। तो नहीं सर, कोई काम हो तो मैं भी आ जाऊँ, क्योंकि वो उससे बदनाम तो नहीं रहना था। हालांकि वो रेगुलर मेरे पास में आज पर डे मेरे पास उनका मैसेज आता है। तो मैंने कहा विद्यालय में कहाँ पर बैठे? सर मैं अपने कार्यालय में ही बैठा हूँ, किसी से बात करा नहीं है। तो फिर मैंने कहा कार्यालय में बैठे हो यार, मैं कार्यालय के सामने ही खड़ा हूँ यार, इधर से घुसे तो बड़ी मुश्किल से जब उनसे पूछा, सॉरी सर मैं आज लेट हो गया। मैं लेट हो गया, तुम लेट हो गए, तो मतलब सब पूरा स्कूल ही लेट हो गया। तो वो भी स्थिति ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि हर चीज पर एक्शन नहीं लिया जाता, कभी कभी ओवरलुक भी किया जाता है। और ओवरलुक अगर करो, अगर हमेशा के लिए ओवरलुक करते रहोगे तो भाई उसकी आदत बन जाएगी कि ये तो बस ऐसे ही मतलब देखते रहते हैं, कुछ भी करें, कोई अंतर नहीं पड़ना। लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको कम से कम एक बार टोकना चाहिए। कई बार ऐसा होता था कि कुछ लोग लेट आते थे, कुछ लोग पकड़े भी जाते थे, कुछ लोग पीछे से भागते थे। लेकिन जब जो हाथ आ जाए तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आज अगर वो गलत कर रहा है, आज वो अगर लेट आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कल लेट नहीं आएगा। इसीलिए मैं उससे कहा मान ली, उससे पूछता था कि आज पहली बार लेट आई होगी, दूसरी बार तो कम से कम एक निगाह रहनी चाहिए। और निगाह इसलिए भी रहनी चाहिए कि कम से कम आप लोगों को भी ये रहे कि हाँ हमें कोई देख रहा है और उन चीजों से बचा जा सके। अब उन्होंने जितना भी कहा वो एक अलग बात है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाने में क्लास में नहीं आता था, ये मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा काम पढ़ाने से ज़्यादा कुछ और दूसरा होता था। और दूसरी बात ये भी है कि पढ़ाने का मेरा अपना सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाने की अगर मैं कोशिश भी करूँ तो वो मेरा सब्जेक्ट कोई